हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में, जिसमें हम एसएससी का लाइव क्रैश कोर्स कवर कर रहे हैं। दोस्तों, आज के सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स को आप और भी बहुत सारे नेम्स से एक एग्जाम में इसके क्वेश्चंस देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिलर्स, फिलअप्स एंड एटसेट्रा। सो आज जो हम फिल इन द ब्लैंक्स करने वाले हैं, दीज आर बेस्ड ऑन वोकैबुलरी। वोकैबुलरी मतलब वर्ड पार। ओके, सो वोकैबुलरी पर ये बेस्ड होंगे। मतलब यहाँ पर जो हम ब्लैंक्स में फिल करेंगे वर्ड्स को, वो सारे वर्ड्स हैं एंड उनकी कोई ना कोई पर्टिकुलर मीनिंग रहते हैं। तो हमको इसके लिए वोकैबुलरी की नॉलेज होना जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं उनको देखेंगे, बट बिफोर आई स्टार्ट लेट मी टेल यू the images used in our slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathee@iit.ac.in and we shall remove the images. Okay? तो चलिए अब हम इन क्वेश्चंस को इन फिल इन द ब्लैंक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज के सेशन में हम लोग एक्चुअल में क्या करने वाले हैं। इन दिस सेशन वी विल डिस्कस इंट्रोडक्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, आल्सो 50 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर बेसिकली हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो कि फिल इन द ब्लैंक्स पर बेस्ड है। मतलब फिल इन द ब्लैंक्स के 50 क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर कवर करेंगे। साथ ही साथ हम इनके सॉल्यूशंस अलोंग विद एक्सप्लेनेशंस भी कवर करेंगे। मतलब हमें हर एक ब्लैंक का जो उसमें वर्ड फिल किया जाएगा, क्यों उसको फिल किया गया, उसकी क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या उसका मीनिंग है, और सिर्फ इसी वर्ड को हमने क्यों ऑप्ट किया, वो सब अलोंग विद द एक्सप्लेनेशन हम इस सेशन में कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी द इंट्रोडक्शन ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। तो सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स का, कि फिल इन द ब्लैंक्स होते क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स इज अ टाइप ऑफ लैंग्वेज एक्टिविटी। एक लैंग्वेज की एक तरह की एक्टिविटी है या एक्सरसाइज है दैट इन्वॉल्व्स कंप्लीटिंग सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स बाय प्रोवाइडिंग मिसिंग वर्ड्स, फ्रेजेस और इंफॉर्मेशन। आपको एक सेंटेंस गिवन है और उसमें कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि मिसिंग है ना, और उस इंफॉर्मेशन को ही आपको फिल करना है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ चिल्ड्रन खड़े हैं, यहाँ पर कुछ चिल्ड्रन हैं, बट बीच में कुछ तो इन्फॉर्मेशन है विच इज मिसिंग, जो कि यहाँ पर फिल की जानी चाहिए। सो दे आर ऑल्सो अप्रोचिंग फॉर द मिसिंग वर्ड्स। ओके, सो यहाँ पर जो मिसिंग वर्ड्स है दैट वी हैव टू लुक फॉर। ओके, चलिए, दिस एक्टिविटी इज कॉमनली यूज्ड इन एजुकेशनल सेटिंग्स such as classrooms, textbooks, worksheets, assessments to test and reinforce students' understanding of grammar, vocabulary, context and content. जो ये एक्टिविटी है फिल इन द ब्लैंक्स की, ये क्यों काम आती है? सबसे पहले तो ये एजुकेशनल सेटिंग्स के काम आती है। जैसे आप क्लासरूम्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, वर्कशीट्स हैं, उनमें फिल करने के काम आती है, एंड असेसमेंट्स। और इससे होता क्या है, क्या पर्पस है? टू टेस्ट, ताकि वो टेस्ट कर सकें। क्या टेस्ट कर सकें? एंड रीइंफोर्स स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग, कि स्टूडेंट्स को कितनी नॉलेज है, कितनी समझ है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है, किसकी? ग्रामर की, वोकैबुलरी की, कंटेक्स्ट की एंड कंटेंट की। मतलब जो भी कंटेंट लिखा हुआ है, जब वो सेंटेंस को पढ़ते हैं तो उसमें वो क्या फिल करते हैं, तो उसकी उनको कितनी नॉलेज है कि यहाँ पर अगर ये लिखा हुआ है तो इसके अकॉर्डिंग क्या इसमें फिल किया जाना चाहिए, या उनको ग्रामर की कितनी नॉलेज है कि अगर मान लीजिए आपके पास 4 वर्ड्स हैं, उनमें कुछ ग्रामेटिकल रूल्स अप्लाइड हैं, तो उनमें कौन सा रूल परफेक्ट है जो कि उस ब्लैंक में फिल किया जा सकता है, ताकि वो उस कंटेंट को, उस कंटेक्स्ट को कंप्लीट कर सके। और कंटेक्स्ट मतलब जो लिखा हुआ है उसके सेंस को समझते हुए उसमें कौन सा शब्द फिल किया जा सकता है वो उसको समझ पाए, और कितनी उनमें समझ है वो इसको भी टेस्ट करता है। दूसरा, इससे उनकी वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होती है, एज वेल एज ग्रामेटिकल पैटर्न्स भी उनके स्ट्रांग होते हैं। और आपको यहाँ पर ये भी समझना जरूरी है कि जो वोकैबुलरी, जो वर्ड यहाँ पर आएगा वो यहाँ पर क्यों आया, उस वर्ड का मीनिंग क्या है, और बाकी जितने वर्ड्स हैं उनका वो वहां पर क्यों नहीं आए, क्यों वो उसके उस वर्ड के या उस ब्लैंक के सेंस के अकॉर्डिंग नहीं। अब यहाँ पर शी डिसाइडेड टू डैश हर ओल्ड क्लोथ्स टू चैरिटी। यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं फिल इन द ब्लैंक्स का।
जैसे सपोज कीजिए ये जो स्ट्रक्चर है ये फिल इन द ब्लैंक्स का है। आप देख पा रहे हैं एक सेंटेंस है और उसमें एक ब्लैंक गिवन है, तो हमको इस ब्लैंक को फिल करना होगा टू कंप्लीट दी सेंटेंस, ताकि ये सेंटेंस कंप्लीट हो सके, बिकॉज कुछ इंफॉर्मेशन अभी यहाँ पर मिसिंग है। बट वी शुड कीप इन माइंड फिल इन द ब्लैंक्स में एक या एक से अधिक ब्लैंक्स भी आ सकते हैं। सपोज कीजिए एक ही सेंटेंस है लेकिन उसमें 2 ब्लैंक्स हैं, ऐसा भी हो सकता है। फिलहाल जो यहाँ पर एग्जाम्पल में स्ट्रक्चर गिवन है उसमें आप देख पा रहे हैं कि कुल एक ही ब्लैंक आपके पास है और ये 4 ऑप्शंस आपके पास है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, you have to fill this blank with the help of these options. It means you have to look for that particular option which is suitable to be filled in this blank. Okay? आपको वो particular word देखना है, वो particular option देखना है, वो particular word देखना है जो कि इस blank में जैसे ही fill किया जाएगा that will complete the sentence or complete the meaning of the sentence. Okay? Now she decided to, उसने फैसला किया किस चीज के लिए? To dash her old clothes, कि वो अपने ओल्ड क्लोथ्स को कहाँ दे देगी? चैरिटी में। अब ऑब्वियसली चैरिटी में ओल्ड क्लोथ्स को क्या किया जाएगा? चैरिटी में सेल किया जाएगा। क्या कोई पर्सन अपने क्लोथ्स को सेल करता है चैरिटी में? भाई अगर आपको सेल ही करना है, दैट इज अ पॉइंट ऑफ बिजनेस, तो वो आपका चैरिटी नहीं है। ओके, पेंट, अब पेंट करना, क्लोथ्स को पेंट करना, नो, दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द कंटेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। ओके, आप पेंट नहीं कर सकते कपड़ों पर। डोनेट, यस, चैरिटी वर्ड किससे रिलेट करता है? डोनेट से, कि हम लोग चैरिटी के लिए क्या करते हैं? डोनेट करते हैं, डोनेशन देते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट वर्ड होना चाहिए दैट शुड बी डोनेट। ओके, रिपेयर, अब क्लोथ्स को रिपेयर नहीं करा जाएगा, रिपेयर तो हम किसी मशीनरी को करते हैं। ओके, तो क्लोथ्स को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर डोनेट करेंगे, किसके लिए? चैरिटी के लिए। ओके, दान में देंगे। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होना चाहिए दैट शुड बी डोनेट। ओके, सो इस तरह से, इस कंसेप्ट से हमको फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर और फिर हम पहले थोड़े से डायरेक्शंस देख लेते हैं कि किस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स को कवर किया जाता है। तो चलिए आ जाते हैं डायरेक्शंस पे। These are the following steps to be followed. Okay, directions means एक फिल इन द ब्लैंक को हम किस तरह से फिल कर सकते हैं, उसके लिए एक डायरेक्शन यहाँ पर गिवन है कि हमको कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना चाहिए फिल इन द ब्लैंक्स को कवर करने के लिए। स्टेप 1, रीड द सेंटेंस केयरफुली और स्टेटमेंट्स केयरफुली। सबसे पहले जो भी आपको स्टेटमेंट गिवन है आप उसको बिल्कुल केयरफुली रीड कीजिए और उसका अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। एंड फर्स्ट ट्राई टू फिल द मिसिंग वर्ड विदाउट लुकिंग एट द ऑप्शन। अब ऑप्शंस में देखे बिना आपको कोशिश कीजिए समझने की कि इस ब्लैंक में क्या आ सकता है। तो सबसे पहले आपको खुद से कोशिश करनी है, ये सोचना है कि इस ब्लैंक में क्या फिल किया जा सकता है विदाउट लुकिंग एट द ऑप्शंस। स्टेप 2, डू चेक द टेंस, दैट इज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस इन द सेंटेंस प्रोवाइडेड। अब आपको करना क्या है? टेंस, जो भी सेंटेंस में टेंस का प्रयोग किया गया है वो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है, आप इसको देखिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है वोकैबुलरी गिवन है बट जब हम ब्लैंक्स में देखते हैं या पूरे सेंटेंस में देखते हैं तो वहां पर हो सकता है कि हमें प्रेजेंट वर्ड की रिक्वायरमेंट हो सकता है हमें पास्ट टेंस की रिक्वायरमेंट हो सकता है हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की रिक्वायरमेंट हो सकता है हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म की रिक्वायरमेंट हो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ टेंसेस। और वहां पर जब हम ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शंस में हमें कुछ इस तरह से मिले कि एक ऑप्शन आपको फर्स्ट फॉर्म में मिल रहा है वर्ब की, एक ऑप्शन आपको सेकंड में मिल रहा है, या एक में आपको प्रेजेंट टेंस मिल रही है, एक में आपको फ्यूचर टेंस का वर्ड मिल रहा है। तो आपके लिए इजी हो जाएगा रिलेट करना ऑप्शंस को ग्रामेटिकली अलोंग विद द सेंटेंस और ये आपको हेल्प आउट करेगा। दिस विल प्रोवाइड यू हिंट इन सॉल्विंग द ऑप्शंस और इन सॉल्विंग द ब्लैंक्स, ओके, और इन फिलिंग द ब्लैंक्स। सेकंड, चेक फॉर द टेंस ऑफ आंसर प्रोवाइडेड इन द ऑप्शंस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप पहले तो जो सेंटेंस, क्वेश्चन में जो सेंटेंस है उसकी टेंस को कंसीडर कीजिए और उसी से रिलेट कीजिए ऑप्शंस, आंसर्स में गिवन या फिर ऑप्शंस में गिवन टेंसेस, सो दैट आप दोनों को आपस में रिलेट कर पाए एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट फिल द ब्लैंक वेरी इजीली। नेक्स्ट, दैट इज स्टेप थर्ड, choose the word from the options that best replaces the word that you had thought of initially. अब आपको एक वो वर्ड चूज करना है जो कि ऑप्शंस में गिवन है और वो बिल्कुल आपने जैसा सोचा था उसके जैसा वर्ड है, या वो उसको रिप्लेस कर सकता है या उसका सब्स्टिट्यूट हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है जो वर्ड आपने सोचा हो
वही वर्ड आपको ऑप्शंस में एज इट इज मिल जाए. ओके, नोट, you must ensure that the word inserted in the blank enables you to read the sentence smoothly and correctly. अब एक चीज और आप ध्यान दीजिए, जब भी आप किसी वर्ड को फिल करते हैं, उसके बाद यदि आप पूरा सेंटेंस पढ़ के देखते हैं तो आप बिल्कुल उसको थॉरोली और स्मूथली पढ़ पाए, करेक्टली पढ़ पाए, जिससे आपको आइडिया हो जाता है द वर्ड दैट यू हैव फिल्ड इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके, now the step number 4, check whether the sentence actually makes sense or not. अब फिर से ऐसा देखिए कि जो सेंटेंस आपने लिखा है उसका असल में कोई अर्थ है भी या नहीं. ओके, चलिए अब यहाँ पर हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट कर देते हैं. अभी तक हमने उसके सिर्फ स्टेप्स पढ़े, एक इंट्रोडक्शन पढ़ा कि फिल इन द ब्लैंक्स होता क्या है, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है. उम्मीद करती हूँ कि अब तक आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा. नाउ विल डायरेक्टली स्टार्ट doing this or start solving the question or start solving the questions of the fill in the blanks. तो आप देख पा रहे हैं जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है fill in the blank with the correct option. आपको करना क्या है, ऑप्शंस गिवन है और इनमें आपको वर्ड को फिल करना है किसमें, ब्लैंक में. आपको देखना है कि इसमें करेक्ट वर्ड क्या आ सकता है. Now the first question is the villagers dash the death of the oldest lady of the village by keeping all the shops closed. जो विलेजर्स हैं उन्होंने सारी ही शॉप को क्लोज करके एक जो ओल्डेस्ट लेडी है उसकी डेथ को क्या किया, अनाउंस किया, प्रोटेस्ट किया, मोन्ड किया या कंसोल्ड किया. तो आप बताइए क्या हो सकता है. भाई अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है और आप उनके शोक में, जैसे हम बोलते हैं ना सेंटेंस में शोक, उनके शोक में आप सारी शॉप्स को क्लोज रखना चाहते हैं, मतलब आप उनके लिए शोक करना चाहते हैं, शोक व्यक्त करना चाहते हैं, है ना. और इसीलिए शोक के लिए हम वर्ड के यूज करते हैं, मोन्ड वर्ड का प्रयोग करते हैं. ओके, नाउ अनाउंस्ड, अनाउंस्ड अब ऑब्वियसली शॉप क्लोज करने का अनाउंसमेंट से कोई मतलब नहीं है ना, और वैसे भी किसी की डेथ हुई है तो अनाउंसमेंट का कोई मतलब नहीं बनता है. प्रोटेस्ट करा जाता है जब कोई चीज किसी के साथ गलत हुई हो, आप उसके विरोध में धरना प्रदर्शन करें या प्रोटेस्ट करें. तो प्रोटेस्ट एक होता है जब आप किसी के ऑपोजिशन में उतर आते हैं. मोन्ट का मतलब होता है विलाप, लेमेंट करना. तो यहाँ जो एब्सोल्युटली करेक्ट वर्ड होना चाहिए दैट शुड बी मोन्ट, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप किसी व्यक्ति की डेथ पर शोक प्रकट कर रहे हैं, शोक व्यक्त कर रहे हैं, शोक व्यक्त कर रहे हैं. तो इसके लिए जो वर्ड यूज होना चाहिए दैट इज मोन्ट. ओके, कंसोल्ड होता है जब आप किसी को सांत्वना देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो करेक्ट वर्ड होगा दैट इज मोन्ट. ओके, क्योंकि आप वो प्रक्रिया दिखा रहे हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति की डेथ हुई है वो ओल्डेस्ट लेडी है, तो उनकी आप कह सकते हैं उनको ट्रिब्यूट देने के लिए या उनके लिए शोक व्यक्त करने के लिए आप सारी शॉप्स को उस दिन क्लोज कर रहे हैं, मतलब पूरा मार्केट बंद कर रहे हैं. तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होना चाहिए दैट शुड बी सी. यस, तो अब देख लेते हैं एक बार इसका करेक्ट आंसर. यस, सो द करेक्ट आंसर इज मोन्ट. द विलेजर्स मोन्ट द डेथ ऑफ द ओल्डेस्ट लेडी of the village by keeping all the shops closed. Okay, so the complete sentence would be the villagers mourned the death of the oldest lady of the village by keeping all the shops closed. Now, if you see the meaning of mourned, it means this is the correct option because mourning is the act of showing sorrow or grief over a death, which fits the context of keeping shops closed as a mark of respect. Okay, एक respect show करने के लिए आप शो और ग्रीफ ओवर डेथ आप करना चाहते हैं, और इसीलिए ये बिल्कुल फिट वर्ड है इस ब्लैंक में फिल करने. नाउ द मीनिंग ऑफ अनाउंस्ड इज दिस वुड इम्प्लाई दैट द विलेजर्स वर मेकिंग अ फॉर्मल स्टेटमेंट अबाउट द डेथ व्हिच डज नॉट फिट द कंटेक्स्ट, जो कि इस ब्लैंक में फिट नहीं बैठता, ऑफ कीपिंग शॉप्स क्लोज्ड एज द साइन ऑफ रिस्पेक्ट और मोर्निंग. ओके, प्रोटेस्टेड दिस इम्प्लाइज शोइंग ऑब्जेक्शन और डिसअप्रूवल. जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोटेस्ट का मतलब होता है किसी का ऑपोजिशन में रहना. ओके, या किसी घटना पर जब आप शोक व्यक्त तो करते हैं साथ ही साथ उसको अपोज भी करते हैं, है ना. तो उसके लिए आप सड़कों पर उतर आते हैं, प्रदर्शनकारी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं. ओके, विच डज नॉट अलाइन विद द कंटेक्स्ट ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू अ डेथ इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर. कंसोल्ड, this means to offer comfort to someone, which does not quite fit the action of closing shops to show respect for the deceased. Okay, चलिए अब बढ़ते हैं next page. That is question number 2. In dash to picking up milk from grocery store, we also need to get some bread,
because my cousin ate all of it this past week. So in dash two, in further to, in addition to, in computation to, in aftermath to, यहाँ जो करेक्ट वर्ड होना चाहिए दैट शुड बी एडिशन. ओके, अब ऐसा क्यों होना चाहिए? इफ यू सी द सेंटेंस इन डैश टू पिकिंग अप मिल्क, मतलब आपने मिल्क उठाने के साथ साथ कहाँ से? फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर्स. वी ऑल्सो नीड टू गेट सम ब्रेड बिकॉज माई कजिन एट ऑल ऑफ इट पास्ट वीक. मतलब आपने मिल्क तो उठाया, उसके साथ आपको ग्रोसरी स्टोर पे भी जाने की जरूरत है. सॉरी, फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर आपने मिल्क तो उठाया, बल्कि आपको सम ब्रेड लेने की भी जरूरत है. मतलब आपको कुछ एडिशनल लेने की भी जरूरत है, क्योंकि वो आपके कजन ने पिछले हफ्ते ही सारी खत्म कर दी थी. मतलब आपको मिल्क के साथ साथ कुछ और चाहिए, दैट इज ब्रेड. तो जब साथ साथ कुछ और चाहिए तो हम उसमें एक फ्रेज का प्रयोग करते हैं, इन एडिशन टू. इन एडिशन टू का मतलब होता है साथ. ओके, दिस फ्रेज इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट देयर इज समथिंग एक्स्ट्रा और एडिशनल दैट नीड्स टू बी डन beyond what was originally mentioned. In your sentence, you are saying that in addition to getting milk, you also need to get bread. Further, this typically means to a greater extent or additional, but it is often used to describe an extent of something rather than adding something new. Further का मतलब होता है कुछ और extent तक, मतलब कुछ और हद तक या कुछ और extra, जो यहाँ पर बिल्कुल भी suitable नहीं है. इन एडिशन टू मतलब इसके साथ साथ, फर्दर मतलब इसके आगे, है ना? तो हमें आगे नहीं कहना कुछ, हमें क्या करना है? उसके साथ साथ रखना है कुछ. ओके, कंप्यूटेशन का मतलब होता है कैलकुलेशन करना. So this relates to calculation or the process of determining something mathematically, which does not fit in the context of adding texts. Aftermath, this refers to the consequences or results following an event and does not fit with the idea of adding an additional task. Okay? So aftermath का मतलब क्या होता है? Aftermath का मतलब होता है एक ऐसा consequence, जब कुछ गलत हुआ हो, उसके बाद के जो रिजल्ट्स होते हैं, जो सिचुएशन होती है, बाद के जो इवेंट होते हैं, those are known as consequences or the aftermath. Okay, so यहाँ पर हमारा जो वर्ड आएगा करेक्ट वो कौन सा आ जाएगा? दैट शुड बी एडिशन. ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे. दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं. He dash on things being done in a most efficient way and he usually does them that way himself. अब ऑप्शंस देख लेते हैं. रिक्वेस्टिंग ऑन थिंग्स, कंजर्व्स ऑन थिंग्स, अर्ज ऑन थिंग्स एंड इंसिस्ट ऑन थिंग्स. ओके, अब हमको कोई भी चीज चाहिए, किस तरह से करी हुई चाहिए? मोस्ट एफिशिएंट वे, कि मतलब सबसे अच्छे वे में करी हुई होनी चाहिए, और वो उस बात पे ध्यान ज्यादा देता है. एंड ही यूजुअली डज देम दैट वे हिमसेल्फ, और वो वैसे ही उसको अक्सर खुद भी किया करता है. सो ही रिक्वेस्टिंग ऑन थिंग्स. अब कोई ऑब्वियसली ऑन हम लोग रिक्वेस्टिंग के साथ प्रयोग नहीं कर सकते. कंजर्व नो, अर्ज ऑन नो. यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा दैट शुड बी इंसिस्ट. मतलब वो देखिए, अगर हम यहाँ पर देखें तो दो वर्ड नहीं आ सकते. रिक्वेस्टिंग तो वैसे मीनिंग वाइज भी नहीं आएगा, ग्रामेटिकली भी इनकरेक्ट है. अब क्योंकि अगर हम रिक्वेस्टिंग का प्रयोग कर रहे हैं तो हम लिख सकते थे ही इज रिक्वेस्टिंग, है ना? तो वो तो हम नहीं लिख रहे हैं, और रिक्वेस्टिंग हमारा वोकैबुलरी बेस भी गलत है. कंजर्व भी हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे. अर्ज अगर हम देखते हैं तो अर्ज में एस नहीं लगा हुआ है, जबकि ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग कर सकते थे. डी में सिंगुलर वर्ब है, सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है. मीनिंग वाइज एज वेल एज ग्रामेटिकली दोनों ही रूप में ये वर्ड करेक्ट है. चलिए एक बार देख लेते हैं. Insist thus means to demand or strongly advocate, which fits the idea of ensuring things are done efficiently. Insist on का मीनिंग होता है किसी चीज को डिमांड करना या स्ट्रांगली एडवोकेट करना कि नहीं मुझको यही चाहिए. तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि उसने जिद मचा रहा कि नहीं उसको यही चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही चाहिए, इंसिस्ट कर रहा है वो बार बार. सो विच फिट्स द आइडिया ऑफ इंश्योरिंग थिंग्स डन एफिशिएंटली. और वो इसलिए ऐसा कर रहा है ताकि जो वर्क है वो बिल्कुल एक एफिशिएंट वे में हो सके. ओके, other words like requesting, this does not fit because requesting suggests asking rather than demanding or ensuring. Conserve, this means to save or protect, which is unrelated to efficiency in this context. And urge, this implies encouragement but does not convey the strong sense of demanding that insist does. Okay, so this was question number 3. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. Fill in the blank with the correct option. Once you have signed the agreement, you won't be able to dash.
एक बार यदि आपने एग्रीमेंट को साइन कर दिया, तब आप यू वोंट बी एबल टू, तब आप नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, बैकआउट, बैकएट, बैक इन बैकअप। अब ये चारों फ्रेजेस, आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। Once you have signed the agreement, you won't be able to back out. आप बैकआउट नहीं कर सकते। बैकआउट का मतलब होता है पीछे हट जाना। मतलब एक बार यदि आपने वादा कर लिया, आपने एक बार यदि एग्रीमेंट साइन कर लिया, तो फिर आप पीछे नहीं हट सकते, मतलब आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते। Back this phrasal verb means to withdraw or retract from a commitment or agreement. It fits the context of not being able to change your mind once the agreement is signed. इसका मतलब यह है कि आपने यदि एक बार साइन कर दिया, फिर आप पीछे नहीं हट सकते, आप अपना माइंड चेंज नहीं कर सकते। ओके, अब और ऑप्शंस क्यों नहीं आ सकते? बैकएट, बैकएट का मतलब होता है दिस कॉम्बिनेशन डज नॉट फॉर्म अ मीनिंगफुल फ्रेज इन दिस कंटेक्स्ट। बैकएट जनरली रिफर्स टू returning to a location or a state, not withdrawing from a commitment. Okay, so backend generally refers to returning to a location. Okay, कि एक लोकेशन पर आप वापस नहीं लौट सकते, जबकि यहाँ पर इसका मतलब है कि किसी भी एग्रीमेंट से आप विड्रॉ फिर नहीं कर सकते। बैक इन द फ्रेज इज यूज्ड टू डिस्क्राइब रिटर्निंग टू अ प्लेस और कंडीशन, जब आप किसी कंडीशन और प्लेस में वापस आ जाते हैं, नॉट रिलेटेड टू विड्रॉइंग फ्रॉम एन एग्रीमेंट। बैकअप, बैकअप का मीनिंग होता है सपोर्ट। ओके, जो बैकवर्ड आपको ज्यादा सपोर्ट कर सके, which does not fit the context of retracting from a commitment. Okay, that is why यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा that is back out. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 5. If the quality of your product meets with our customers' approval, we will place dash orders. अब देखिए, कोई भी अगर क्वालिटी प्रोडक्ट मीट्स आर कस्टमर्स अप्रूवल, मतलब जो क्वालिटी है प्रोडक्ट, यदि वो मैच खाती है या तो यदि वो मैच हो जाती है कस्टमर से, मतलब कस्टमर्स के अप्रूवल से, कि कस्टमर उसके लिए अप्रूव कर देता है, इसका मतलब तो यह हुआ कि जो प्रोडक्ट है, if the quality of your product meets with our customers approval, ओके, जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की, अगर वो कस्टमर्स मतलब कस्टमर्स के अकॉर्डिंग है, इसका मतलब कस्टमर को वो पसंद आ रहा है प्रोडक्ट, तो ऑब्वियसली कस्टमर उसको और ज्यादा ऑर्डर करेगा। तो इस केस में जो कस्टमर है वो डिमांड करेगा, है ना, एक शॉपकीपर से कि भाई आप ये वाला प्रोडक्ट फिर से लेकर आइए। तो शॉपकीपर क्या करेगा? शॉपकीपर जो आगे जहां से सामान लेता है वो उससे भी उसको परचेज करेगा। ओके, सो वी विल प्लेस डैश ऑर्डर्स। किस तरह के ऑर्डर्स? इंटरप्टेड, रिड्यूस्ड, रेगुलर, चॉइस। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज रेगुलर। क्यों? क्योंकि इंटरप्टेड का मतलब होता है डिस्टर्ब। तो अगर मान लीजिए किसी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, वो उसको बार बार डिमांड करेगा, तो इंटरप्टेड उसके लिए ऑर्डर्स थोड़ी ना किए जाएंगे, उसके लिए तो रेगुलर ऑर्डर्स किए जाएंगे। इंटरप्टेड का मतलब होता है डिस्टर्ब्ड, जिसमें काफी टाइम तक कुछ होता ही नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए इस जो ग्राहक है वो डिमांड कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट के लिए, तो आप उसको भी फर्दर और ज्यादा मंगाओगे। ओके, रिड्यूस्ड नहीं हो सकता, क्योंकि अगर रिड्यूस हुआ तो वो कस्टमर अप्रूवल से मैच नहीं होगा। ओके, एंड चॉइस, चॉइस भी यहाँ पर करेक्ट वर्ड नहीं है, तो करेक्ट वर्ड शुड बी रेगुलर। So answer is regular. Regular, this means occurring at fixed intervals or consistently. It fits the context of placing orders if the product meets the customer's approval. Interrupted, this does not fit the context of placing orders. Interrupted implies a pause or break, which is unrelated to the frequency or consistency of orders. This implies lowering the amount of frequency, which does not align with the idea of consistent or frequent orders. Choice, this does not fit grammatically or contextually. Choice does not describe the frequency or nature of orders. चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6. Tom seems to be unwilling to believe that Mary was one of the who dashed his credit cards. Okay? तो टॉम इस बात पर विश्वास करने के लिए तैयार ही नहीं था कि मैरी ने ही क्रेडिट कार्ड्स पर क्या किया, चोरी किया है, स्टोल किया है, रन किया है, एक्सेप्ट किया है, डिलीवरी किया है। अब ऑब्वियसली कोई व्यक्ति किसी से गुस्सा है या किसी से द टॉम सीम्स अनविलिंग टू बिलीव, मतलब वो बिलीव नहीं कर पा रहा है किसी चीज पर। ओके,
वो किस बात पे बिलीव नहीं कर पा रहा है कि मेरी वॉज द वन हु स्टोल हिज क्रेडिट कार्ड्स, जिसने उसके क्रेडिट कार्ड्स को स्टोल किया है, मतलब चोरी किया है। ओके, तो आंसर इज stole, that is A. Stole means this makes to take something without permission, fitting the context of someone or something being available to believe that Mary took his credit cards. Run, this does not fit the context of the credit cards or any related action. Except this implies receiving something, not taking unlawful. Delivery, this is a noun and doesn't fit grammatically or contextually in the sentence. Okay. चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे. Fill in the blank with the correct option. Dash to a popular belief. These animals are not very dangerous to human beings. अब देखिए, यहाँ पर कुछ तो ऐसा वर्ड आना है जो इसमें इस फ्रेज को कंप्लीट करता है, टू अ पॉपुलर बिलीफ. ओके, अब हम लोग कई बार पढ़ते हैं कॉन्ट्ररी टू अ पॉपुलर बिलीफ. These animals are not very dangerous to human beings. इस तरह के एनिमल्स बहुत ज्यादा डेंजरस नहीं होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए. जबकि ऐसा माना जाता है कि एनिमल्स तो बहुत ज्यादा डेंजरस. यहाँ पर जैसे ऑप्शन से स्टिकिंग, सिमिलरली, ऑपोजिट, कॉन्ट्ररी, तो यहाँ जो करेक्ट वर्ड हो जाएगा दैट शुड बी कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ. ओके, सो द करेक्ट वर्ड टू बी फिल्ड ओवर हियर इज कॉन्ट्ररी. Contrary to a popular belief, these animals are not very dangerous to human beings. Okay, this word is used to indicate that something is different or opposite to what is commonly believed or expected. क्या commonly believe किया जाता है या इस बात की उम्मीद की जाती है, उसके opposite को show करने के लिए हम लोग contrary to popular belief का प्रयोग करते हैं. It fits perfectly when you want to show that the reality differs from a particular belief, okay, or from a popular belief. This word means to adhere. Now, sticking का meaning क्या होता है? This word means to adhere or remain in place, which does not fit the context of contrasting information with a belief. Similarly, this word indicates similarity, मतलब एक जैसा, which does not fit the context of contradicting or differing from a belief. Opposite, the word suggests a direct reversal, but it does not typical term used to introduce a contrast or contradiction in this context. चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर. Our rich culture inspires us to take dash in our heritage. तो क्या होता है? Our rich culture inspires us to take prided, proudly, pride और proud. तो यहाँ जो करेक्ट वर्ड हो जाएगा that should be proud. That should be pride. Proud एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नहीं आ सकता, हमको नाउन की रिक्वायरमेंट है. So to take pride in our heritage. Okay. So the complete sentence would be our rich culture inspires us to take pride in our heritage. Pride, this noun fits the context. अब देखिए, ये जो वर्ड है pride, ये एक नाउन है, तो ये करेक्ट है. Prided आपका पास्ट टेंस, हालांकि ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है और prided वर्ब भी ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है. Proudly एक एडवर्ब हो जाता है जो डिस्क्राइब करता है how an action is performed. It does not fit the sentence structure here, which requires a noun. Then proud, this is an adjective and does not fit grammatically in the context where a noun is needed. Next is question number 9. The circular will guide the regional investment dash and budgeting process for financial year 2020 budget. Circular will guide. The circular will guide the regional investment. अब जो circular है वो guide करेगा किसको? Regional investment को. And dash and budgeting processes. तो यहाँ पर जो correct word होना चाहिए that should be programming. क्यों हो जाएगा भाई? देखिए यहाँ पर लिखा है circular will guide. Circular guide करेगा किसको? Regional investment को. Dash and budgeting process किसके लिए? Programming and budgeting processes for financial year 2020 budget. अब देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ पर budgeting जो कि gerund है. ओके, बजटिंग प्रोसेस या फिर ये आपका एक पार्टिसिपल है, तो ये बजटिंग प्रोसेस की बात की जा रही है. किस किस तरह के प्रोसेस होने चाहिए? प्रोग्रामिंग एंड बजटिंग. तो यहाँ पर एक प्रेजेंट पार्टिसिपल की या फिर आप कह सकते हैं कि एक जेरेंट की रिक्वायरमेंट है. तो इस ब्लैंक में क्या आना चाहिए? इस ब्लैंक में प्रोग्रामिंग का प्रयोग होना चाहिए. प्रोग्रामिंग दिस refers to planning and organizing of investment activities which fits the context of guiding investment and budgeting process. Okay, अब देखिए,
ये जो टर्म है वो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज को शो करती है, जो कि इस कंटेक्स्ट में गाइडिंग इन्वेस्टमेंट के कंटेक्स्ट में बिल्कुल सही है. एंड बजटिंग प्रोसेस, दिस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट ग्रामेटिकली एज gerund is required on both the sides of the conjunction and. ओके, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कंजक्शन है, तो यहाँ दोनों ही साइड सेम वर्ड के कंजक्शन का प्रयोग, सेम वर्ड्स का प्रयोग या सेम प्रपोजिशंस का प्रयोग किया जाना चाहिए. ओके, सो दैट इज प्रोग्रामिंग एंड बजटिंग. Scheduled, this refers to timing or planning, but does not fit the role of guiding investment process. Adverb, this is a verb and does not fit grammatically in the context where a noun is needed. Planned, this describes something already decided, but programming is more a specific term for guiding and organizing process. Next पर आ जाते हैं, that is question number 10. The world's most powerful supercomputer today can dash 1,48,000 trillion operations in 1 second. मतलब इतने सारे ऑपरेशंस को, इतने सारे वर्क को वो एक साथ कर सकता है only a second. Okay, so इसको जब हम लिखेंगे today you can juggle. Okay, juggle यहाँ पर करेक्ट वर्ड हो जाएगा. The world most powerful supercomputer today can juggle 1,48,000 trillion operations in second. Okay. This means to manage or handle multiple tasks or items simultaneously. It fits well of a supercomputer vast number of operations quickly. Rekindle, this means to arrive or bring something back to life. It does not fit the context of describing the capabilities of supercomputer. Wrecked, this means to destroy or severely damage. It does not fit the context of describing the supercomputer's facility. Affable, this means friendly or pleasant. It does not apply to the descending performance of activity, performance or capacity or of a computer. Okay, so यहाँ जो correct answer हो जाएगा, that should be D, juggle. Okay, चलिए आ जाते हैं next पे. Next पे आ जाते हैं, that is question number 11. Forest fires were caused by dash who wanted to use the land for cattle grazing and farming. अब देखिए जो फॉरेस्ट फायर्स हैं, फॉरेस्ट फायर्स मतलब जैसे जंगल में पूरा आग लगा देना. अब ये किसके द्वारा, किसने किया ये काम? Who wanted, ये काम उन लोगों के द्वारा किया गया जो कि लैंड को चाहते थे यूज करना कैटल ग्रेजिंग एंड फार्मिंग के लिए. अब देखिए यहाँ पर वर्ड्स हैं रेंचर्स, विलेजर्स, मैनियक और चिल्ड्रन. अब चिल्ड्रन के द्वारा तो नहीं किया जाएगा भाई, चिल्ड्रन तो ये सारा काम नहीं करेंगे कि आग भी लगा दें, कैटल को भी ले लें, है ना. तो मैनियक का मतलब होता है पागल, सन की, तो हम उस वर्ड का भी प्रयोग नहीं करेंगे. विलेजर्स, अब विलेजर्स अपने ही खेतों में या अपने ही जगह पर आग नहीं लगाएंगे, फॉरेस्ट में आग नहीं लगाएंगे. रेंचर्स, अब यहाँ पर देखिए जो हमें फोकस किया गया वो किस पे किया गया, who wanted to use the land for cattle grazing and farm. हम उन लोगों की बात तलाश कर रहे हैं जिनके द्वारा क्या किया जाता है, जो क्या चाहते थे कि वो लैंड को यूज कर सके कैटल ग्रेजिंग एंड फार्मिंग के लिए. ओके, अब इसके लिए पर्टिकुलरली हमें वही लोग चाहिए जो कि ऐसा कार्य करते हैं, और वो लोग होते हैं रेंचर्स. दैट इज व्हाई ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. This term ranchers refers to people who own or manage large areas of land for raising livestock such as cattle. They would be provoked to clear land for grazing and farming, making this option a plausible cause or effect of fires. While villagers might have various reasons for causing forest fires, it is less specific the context of land using cattle grazing and farming compared to ranchers. This describes someone with extreme irrational behavior, which is not related to the practical motive of land used for agriculture. Okay. While children might accidentally cause fires, they are less likely to have motive of using cattle grazing and farming. Okay. Now let us move to the question number 12. Drug abuse, unemployment, and dash are among many difficulties faced by the communities. Okay, facing by our communities.
अब देखिए ये दो नेगेटिव वर्ड हैं, एक तो ड्रग अब्यूज और एक अनएम्प्लॉयमेंट। और कौन सी नेगेटिव एक्टिविटी हो सकती है? एंड डैश अमंग द डिफिकल्ट difficulties facing by our commitments. Sorry, by our communities. So are among the many prejudice. Okay, so C will be the correct answer. Prejudice, this term refers to preconceived opinions or discrimination against people based on characteristics such as race, gender, age is a relevant social issue that can significantly affect communities. Okay. चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। His mental illness was concealed. Concealed का मतलब होता है छिपाना, hidden. Okay, किसी चीज को, किसी बात को छिपाना। From the girl's family, किससे छिपाई गई? गर्ल्स फैमिली से। Due to which she got dash. अब जिसकी वजह से वो क्या हो गई? His mental illness, mental मतलब जिसे कहते हैं ना एक बीमारी होना, जिसकी वजह से वो हो सकता है थोड़ा मैनियक हो या पागलपन हो, कुछ उसको छिपाया गया, गर्ल्स फैमिली से छिपाया गया। ओके, लड़की की जो फैमिली थी उससे छिपाया गया, जिसकी वजह से शी गॉट एक्सेप्टेड, डेंजरस, एम्बिटर और फ्रॉड। अब देखिए इसमें एक करेक्ट वर्ड क्या आना चाहिए? जिसकी वजह से ऑब्वियसली वो परेशान हो जाएगी, है ना? तो किसी को एक इम्पोस्टर, किसी को छिपाया गया जिसकी वजह से वो परेशान है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार आंसर्स कि आंसर क्या होना चाहिए। His mental illness was concealed from the girl's family due to which she got dash. अब यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में हमारे पास इतने सारे वर्ड्स हैं जिसमें आंसर आएगा फ्रॉड। क्यों? एक्सेप्टेड नहीं हो सकता। एक्सेप्टेड मतलब जिस चीज को स्वीकार लेना। अब वो उसकी वजह से स्वीकारी थोड़ी ना गई है, यहाँ तो कोई सेंस बैठता ही नहीं कि स्वीकार ली गई इस वजह से। डेंजरस, डेंजरस मतलब वो बहुत ज्यादा डेंजरस बन गई। अब डेंजरस तो होता जो चीज डरावनी हो, तो लड़की थोड़ी ना डरावनी बन जाएगी इस वजह से, है ना? Ambitter, this means to make someone feel resentful or bitter. It could be related to emotional impact of the girl, but does not fit the grammatically, which is the sentence structure. Because यहाँ पर हमको कोई एक थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब चाहिए। Ambitter एक एडजेक्टिव है, हमको यहाँ पर एक वर्ब की फॉर्मेशन चाहिए। ओके, सो यहाँ पर हम गॉट क्या होगा? वो इसके बाद हमें पास्ट पार्टिसिपल की रिक्वायरमेंट होगी। दैट इज वाई हम फ्रॉड वर्ड का प्रयोग करेंगे। फ्रॉड का मीनिंग होता है दिस टर्म मींस फिल्ड विद और कॉजिंग डिस्ट्रेस और एंजाइटी, जो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है, एंजाइटी से भर चुकी है। इट फिट्स द कंटेक्स्ट ऑफ द गर्ल बीइंग इन अ डिफिकल्ट और इमोशनली चार्ज्ड सिचुएशन ड्यू टू कंसील्ड मेंटल इलनेस, क्योंकि उससे बीमारी के बारे में छिपाया गया। ओके, नेक्स्ट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 14. Remy has gone through financial ruin, personal dash and distress. अब रिनी गॉन थ्रू मतलब रिनी ने फेस किया है। किस चीज को फेस किया रिनी ने? एक तो फाइनेंशियल रुइन मतलब बिल्कुल पैसे की, फाइनेंशियली उसको बहुत ज्यादा बर्बादी मिली, है ना? पर्सनल डैश एंड डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मतलब बहुत ज्यादा वो परेशान रहने लगी है। ओके, डिस्ट्रेस रहने लगी है। और किसकी वजह से? पर्सनल, एक तो पैसे की प्रॉब्लम, ऊपर से पर्सनल। अब पर्सनल क्या हो सकता है? ऑफेंस, क्रिटिसिज्म, डिफेम, डिजीज। अब देखिए अगर हम डिफेम की बात करें तो डिफेम होता है बदनामी, लेकिन पर्सनल डिफेम एक करेक्ट फ्रेज नहीं है। पर्सनल क्रिटिसिज्म यहाँ पर करेक्ट वर्ड हो सकता है। डिजीज नहीं होगा, क्योंकि डिजीज तो एक बीमारी होती है, तो हम पर्सनल डिजीज नहीं लिख सकते। पर्सनल जो डिजीज अगर किसी व्यक्ति को हुआ है तो वो ऑब्वियसली उसी को हुआ है। पर्सनल डिजीज कोई फ्रेज नहीं है। ऑफेंस का मतलब होता है कोई गलत कुछ क्राइम करना, तो पर्सनल ऑफेंस भी कोई करेक्ट वर्ड नहीं होगा। यहाँ जो करेक्ट वर्ड होगा दैट इज क्रिटिसिज्म। इट मीन्स उसने अपनी पर्सनालिटी को लेकर या अपने आप को लेकर बहुत ज्यादा अपने ऊपर उसने क्रिटिसिज्म सहा है। बहुत सारे लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया, बुली किया। ओके, सो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट शुड बी क्रिटिसिज्म। दिस टर्म refers to the act of expressing disapproval or judgments, which might be a factor of impersonal struggles, but is likely to fit the list of hardships compared to disease. इसीलिए हम लोग यहाँ पर जो करेक्ट वर्ड फिल करेंगे वो क्या फिल करेंगे? क्रिटिसिज्म। ऑफेंस नहीं आ सकता, क्यों? दिस टर्म refers to a crime or wrong act and does not fit well in the context of personal issues or hardships. Defame, this term means to damage someone's reputation. If it is a verb and does not fit the context of listing types of personal hardships. Diseases, this term fits well as it refers to health issues or medical conditions, which are the type of personal hardship and aligns with other types of difficult mention. However, ये वर्ड इसलिए फिल नहीं होगा क्योंकि डिजीज से पहले हमें पर्सनल वर्ड का प्रयोग नहीं करना।
ओके, इसीलिए जो करेक्ट वर्ड है दैट शुड बी क्रिटिसिज्म, ओके, व्हिच इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड टू बी फिल्ड ओवर हियर। नेक्स्ट पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ईटिंग टू मच ऑफ जंक फूड कैन बी अ डैश टू योर हेल्थ। अब देखिए लड़की बहुत ज्यादा इसने जंक फूड खाया और इसलिए क्या हुआ, ये एकदम से बीमार हो गई, है ना। तो अगर हम जंक फूड बहुत ज्यादा खाते हैं तो वो हमारे लिए क्या हो सकता है, नुकसानदायक हो सकता है। तो आज ये ऑप्शंस देखते हैं, डेट्रीमेंट, रेनन्स, परसिस्टेंट और डेंजर। सो कैन बी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मतलब एक आर्टिकल है, यहाँ पर हमको एक नाउन की रिक्वायरमेंट है, दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट। ये हमें हेल्प आउट कर सकता है ये देखने के लिए कि जो सेंटेंस है वो क्या है, उसमें क्या फिल किया जाना चाहिए। अब ए लिखा है, जाहिर सी बात है ये एक आर्टिकल है और आर्टिकल के बाद हमें नाउन की ही रिक्वायरमेंट होती है। To complete the complete sentence, eating too much junk food can be a detriment to your health. ओके, अब डेट्रीमेंट का मीनिंग क्या होता है, दिस टर्म रेफर्स टू कॉज ऑफ हार्म और डैमेज। ओके, जो चीज हार्मफुल हो, कॉज हो। अब क्योंकि हमें एक नाउन की रिक्वायरमेंट है, सो कैन बी अ डेट्रीमेंट। ओके, डेट्रीमेंट मीन्स हार्म और डैमेज, समथिंग विच कैन कॉज हार्म और डैमेज which fits in the context of how junk food negatively affects the health. Okay, now रेनन्स बेसिकली एक वर्ब हो जाता है और हमको यहाँ पर एक नाउन की रिक्वायरमेंट है तो ये तो आएगा नहीं। दिस मीन्स टू फॉर्मली डिक्लेयर वंस अबंडनमेंट ऑफ समथिंग। रेनन्स का मतलब होता है किसी चीज को त्याग देना। ना तो ये कंटेक्चुअली मैच कर रहा है और ना ही ये हमारा वोकैबुलरी और ग्रामेटिकली मैच कर रहा है। persistent, this term means continuing firmly or obstinately. So ये भी हमारी यहाँ पर जो सेंटेंस की रिक्वायरमेंट है उसमें सूटेबल नहीं है। Also, persistent is again an adjective, not a noun. Danger, this term means the possibility of harm or adverse effects. While it is relevant, detriment is more specific. Danger भी सही है, can be a danger to your health, but danger से better word है detriment. Okay, because that shows the harmful effect of something. Okay, so danger word भी correct होता, but अगर detriment given है, we should go for it because वो इससे appropriate option. ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर। डिस्पाइट हर डिश एफर्ट्स शी कुड नॉट सॉल्व द कॉम्प्लेक्स टेक्निकल प्रॉब्लम। अब ये जो सेंटेंस है, शी कुड नॉट मतलब पास्ट की बात हो रही है, सॉल्व द कॉम्प्लेक्स टेक्निकल प्रॉब्लम डिस्पाइट हर। अब देखिए डिस्पाइट का मतलब होता है इसके बावजूद भी, है ना। अब देखिए कुड नॉट सॉल्व द कॉम्प्लेक्स टेक्निकल प्रॉब्लम, वो सॉल्व नहीं कर पाई कॉम्प्लेक्स टेक्निकल प्रॉब्लम, है ना। मतलब और किस तरह के एफर्ट्स होने चाहिए, डिलीजेंट एफर्ट्स, लेजीनेस एफर्ट्स, इंडिफरेंट एफर्ट्स और रेकलेस एफर्ट्स। अब यहाँ जो वर्ड फिल किया जाना चाहिए, जाहिर सी बात है वो इस वर्ड से, इस ब्लैंक से, मतलब वो सॉल्व नहीं कर पाई, उससे ऑपोजिट होना चाहिए। अब कोई व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा या उसमें स्किल्स नहीं होंगी, वो सॉल्व ना कर पाए, वो समझ में आता है, दैट इज द सूटेबल कंडीशन। बट अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है बट वो फिर भी सॉल्व ना कर पाए, तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन को शो करता है। मतलब मुझे जो भी वर्ड यहाँ फिल करना है और जो ये स्टेटमेंट है, इन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन को भी मेंटेन करना जरूरी है। आइए देखते हैं। डिस्पाइट हर डैश एफर्ट्स, तो किस तरह के एफर्ट्स, डिलीजेंट एफर्ट्स। डिलीजेंट मतलब बहुत ज्यादा मेहनत वाले एफर्ट्स और बहुत ज्यादा जो इंटेलिजेंस से लिए गए एफर्ट्स हैं। शी कुड नॉट सॉल्व द कॉम्प्लेक्स टेक्निकल प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा उसने कोशिशें करने के बावजूद भी या फिर बहुत ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी, डिलीजेंट एफर्ट्स को पुट करने के बावजूद भी वो टेक्निकल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाई। अब ये डिलीजेंट और सॉल्व करना, क्वेश्चन को सॉल्व ना करना, ये दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन को शो करता है। दैट इज वाई यहाँ जो करेक्ट वर्ड है दैट इज डिलीजेंट। ओके, diligent this term means showing careful and persistent work or effort. It fits the context of someone working hard despite not achieving the desired result. Laziness, this term refers to a lack of effort or willingness to work. अब जब lack of effort दिखाया जाए, willingness to work को मतलब ऐसा दिखाया जाए कि willingness है ही नहीं work के लिए, which contradicts the idea of making efforts. बट यहाँ पर उन्होंने कहा कि वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाई, तो ये लेजीनेस तो प्रॉब्लम सॉल्व ना करने के साथ एक तरह से सूटेबल प्रॉब्लम बन गई, है ना। तो लेजीनेस और कॉम्प्लेक्स ये तो पॉजिटिवली कनेक्टेड है, जबकि हमको यहाँ पर ऐसा चाहिए जो इनवर्सली कनेक्टेड हो, मतलब नेगेटिवली कनेक्टेड। ओके, और कॉन्ट्रोडिक्शन को शो करें, तो इस सेंटेंस में कॉन्ट्रोडिक्शन का मेंटेन होना जरूरी है और इसीलिए हमको यहाँ पर डिलीजेंट वर्ड की रिक्वायरमेंट होगी
to contradict with the situation of not solving the problem. Indifferent, this term means showing no interest or concern. अब obviously जब हम किसी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी नहीं. तो डिस्पाइट जो कि कॉन्ट्रोडिक्शन को शो कर रहा है उसका यूज होना यहाँ पर गलत हो जाएगा. रेकलेस होता है केयरलेसली, और यहाँ पर भी अगर हम डिस्पाइट को लिख रहे हैं तो वो डिस्पाइट और प्रॉब्लम सॉल्व ना करने के साथ एक कॉन्ट्रोडिक्शन को मेंटेन नहीं कर पाएगा. दैट इज वाई यहाँ जो करेक्ट वर्ड है दैट शुड बी डिलिजेंट. ओके, सो द करेक्ट सेंटेंस विल बी despite her diligent efforts she could not solve the complex technical problem. उसके बहुत ज्यादा डिलीजेंट एफर्ट्स को प्रेजेंट करने के बावजूद भी वो बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाई. नेक्स्ट पर आ जाते हैं. द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू डैश देयर बुक्स टू पेज 50. टीचर ने कहा बच्चों से कि भाई पेज 50 पर जाओ बुक के. तो ऑब्वियसली वो बुक को क्या करने के लिए बोलेगी, ओपन करने के लिए बोलेगी, है ना. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ओपन. ओके, जैसे बोलते हैं ना टीचर्स की भी पेज नंबर 50 खोलो अपनी किताब में. सो यहाँ पर जो करेक्ट वर्ड हो जाएगा दैट इज ओपन. दिस मीन्स टू मूव द कवर ऑफ द बुक apart to access its pages. Okay, it is the correct action needed to get to page number 50. This clause means to shut something which is not appropriate when directing students to a specific page in a book. ओके, जो कि बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है जब आप किसी स्टूडेंट को डायरेक्ट कर रहे हो एक पर्टिकुलर पेज पर जाने के लिए. रीड दिस मीन्स टू लुक एंड अंडरस्टैंड द टेक्स्ट. ओके, तो पेज नंबर 50 से इसका कोई रिलेशन नहीं. टीयर, दिस मीन्स टू रिप द पेजेस. इट मीन्स टू जैसे कहते हैं ना पेजेस को फाड़ देना, तो वो फाड़ना नहीं है यहाँ पर, विच इज नॉट सूटेबल एक्शन फॉर असेसिंग स्पेसिफिक पेज. ओके, नेक्स्ट पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18. द कंपनीज न्यू प्रोडक्ट रिसीव्ड डैश रिव्यूज फ्रॉम कस्टमर्स. अब कंपनी के जो न्यू प्रोडक्ट है उसको किस तरह के रिव्यूज मिले कस्टमर से. अब देखिए दो तरह के रिव्यूज हो सकते हैं, ये तो गुड और एक बैड, है ना. अब हम यहाँ पर देखें तो ग्लोइंग रिव्यूज, डिम रिव्यूज, सैड रिव्यूज, फ्रस्ट्रेटेड. फ्रस्ट्रेटेड का मतलब नहीं होता, फ्रस्ट्रेटेड तो एक इंसान एक व्यक्ति के लिए यूज हो रहा है. सैड रिव्यूज दुखी रिव्यूज नहीं होते, सैड तो पर्सन होता है ना. हम लोग बैड रिव्यूज बोल सकते हैं, सैड नहीं बोल सकते. भाई रिव्यूज थोड़ी ना दुखी होंगे, लोग दुखी होंगे, है ना. तो यहाँ पर सेड रिव्यूज नहीं, यहाँ पर बेड रिव्यूज हो सकता था, या तो डिम रिव्यूज नहीं होगा. यहाँ पर जो रिव्यूज है वो ग्लोइंग होंगे. ग्लोइंग मतलब बहुत अच्छे रिव्यूज हमको मिले. वैसे भी हम पॉजिटिवली पहले रिस्पॉन्स करेंगे, नेगेटिवली बाद में. हालांकि इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड दोनों का ही प्रयोग किया जा सकता है. फिर भी अगर दोनों ही गिवन है तो हम अप्रोप्रिएटली पॉजिटिव की तरफ जाएंगे. सो ग्लोइंग दिस टर्म मीन्स हाईली पॉजिटिव और एंथुसियास्टिक. इट फिट्स वेल इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिव्यूज that reflect very favorable opinions about the product. Okay, dim, this term generally means lacking brightness or very positive or not very positive. It would not accurately describe the positive reviews. Said, this is the term indicates unhappiness or disappointment which does not fit the context in positive reviews. Frustrated, this term describes a feeling of dissatisfaction or annoyance. Annoyance means gussa, which is not appropriate for describing positive feedback. चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19. The hikers were dashed by the breathtaking view from the mountain top. Okay, so the hikers were dashed by the breathtaking view. So जो hikers हैं वो breathtaking view from the mountain top. जैसे breathtaking view होता है जैसे मतलब जिसको कहते हैं ना यहीं पर थम जाए, मतलब एक ऐसा व्यू जिससे देखकर एकदम डर भी लग रहा है, जो हमारी सांस से अटका दे, लेकिन मजा भी आ रहा है देखकर. तो वो हाइकर्स उस पे किस तरह से माउंटेन टॉप पर वो जाती कैसे है, ब्रेथ टेकिंग व्यू देखने के लिए. तो वो क्या हो गए उससे, क्या वो उससे उग गए हैं, क्या वो इससे बोर हो गए हैं. इनडिफरेंट, अनकंसर्न्ड है. एंथ्रेल्ड, ये टायर्ड. अब टायर्ड नहीं है, वो क्या हो गए, एंथ्रेल्ड हो गए, मतलब उनको एकदम मजा आ गया देख, है ना. सो दिस टर्म मीन्स बीइंग कैप्टिवेटेड एंड फैसिनेटेड. जिनको एकदम मजा आ गया है, जो बिल्कुल उसकी ओर खींचे जा रहे हैं, अट्रैक्ट हो गए हैं कि मतलब यही चीज यहीं पर बस रुक जाए और देखते रहें. इट इज द बेस्ट फिट फॉर expressing how the hikers felt about the breathtaking view. Okay, ये दर्शाता है कि जो हाइकर्स हैं उनको कैसा महसूस हो रहा होगा उस व्यू को देखने के बाद. This this term means feeling uninterested or weary, which is the opposite of what one would feel when viewing something breathtaking. Okay, indifferent, this term means having no particular interest or sympathy, which does not fit with being deeply interested by a view. Tired, this term means feeling fatigued, which does not directly relate to the reaction of the view.
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 20. प्लीज मेक श्योर टू डैश द लाइट्स बिफोर लीविंग द रूम. ऑब्वियसली हम लोग जब रूम को छोड़ते हैं तो उससे पहले हम क्या करते हैं, टर्न ऑफ द लाइट करते हैं, स्विच ऑफ लाइट करते हैं. तो यहाँ पर जो करेक्ट वर्ड हो जाएगा दैट शुड बी टर्न ऑफ. ओके, टर्न ऑफ मीन्स टू स्विच ऑफ. ओके, अब ऑब्वियसली आप लाइट को रूम से निकलने के से पहले आप तो लाइट को ब्रेक करोगे, ना ही उसको रिप्लेस करोगे. Okay, so the correct word should be turn off. Please make sure to turn off the lights before leaving the room. This is the correct sentence. Turn off this phrase means to deactivate or stop the operation of something, which is what you would want to do with the lights before leaving a room or to save energy. Okay, energy बचाने के लिए आप यही करना चाहेंगे कि आप रूम से निकलने से पहले लाइट को ऑफ करना चाहेंगे. टर्न ऑफ दिस फ्रेज मीन्स टू एक्टिवेट और स्टार्ट समथिंग. अब अगर आप मान लीजिए रूम से निकलने से पहले लाइट को जला देते हैं या ऑन कर देते हैं, तो ये एक बेवकूफी है और विच इज ऑपोजिट ऑफ व्हाट यू वांट टू डू व्हेन लीविंग अ रूम. Break, this means to damage or destroy something. Obviously, you would not want to break the light before leaving the room. Replace, this means to put something new in place of something old. So अगर आप हर बार लीव करने से पहले रूम को अगर आप लाइट ही रिप्लेस करते रहेंगे, so that will be uh, a big fault. Okay, which does not fit context or simply leaving the room. नेक्स्ट पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 21. द शेफ एडेड अ पिंच ऑफ सॉल्ट टू डैश द फ्लेवर ऑफ द डिश. अब एक पिंच ऑफ सॉल्ट, एक चुटकी नमक का क्यों ऐड किया जाता है, ताकि वो इम्प्रूव कर सके फ्लेवर को, वर्सन कर सके, वर्सन मतलब बेकार कर सके, मेंटेन कर सके, इग्नोर कर सके. तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो करेक्ट वर्ड हो जाएगा वो इम्प्रूव, ताकि वो जो भी उसका टेस्ट है उसको वो एनहांस कर सके, फ्लेवर को एनहांस कर सके. वर्सन होता है बेकार कर देना. अगर वो नमक ऐड करने से बेकार हो जाएगा तो कोई भी अपनी डिश में उसको ऐड करेगा ही क्यों. मेंटेन करना, अब जो पहले से जो क्वालिटी थी या पहले से जो फ्लेवर था, अगर उसको वैसा ही रखना है तो उसमें कुछ भी ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. इग्नोर करना, अगर वो उसको इग्नोर कर रहा है तो भी कुछ ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं. अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन, जब हम किसी में कोई चीज ऐड कर रहे हैं मतलब हम उसको और ज्यादा अच्छा या बेहतर बनाना चाहते हैं. तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ए, that is improve. Okay, so improve, this term means to enhance or make something better, which fits the context of adding salt to enhance the flavor of a dish. Worsen, this term means to make something worse, which is the opposite of what is intended when adding seasoning to food. Maintain, this term means to keep something at a certain level, which does not fit context of enhancing the flavor. Ignore, this term means to pay no attention to something which does not fit the idea of actively improving the flavor. Okay, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे. The police needed to gather more dash before solving the mystery. Okay, अब देखिए पुलिस को जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, to gather मतलब कलेक्ट करने की, more dash before solving the mystery. So gather more money, evidence, money, questions or excuses. Excuses and questions are not suitable. मनी को भी वो क्यों करेगी, सॉल्विंग द मिस्ट्री, इट मीन्स वो एविडेंस. अब एक मिस्ट्री को जब सॉल्व करते हैं तो हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है कुछ सबूतों की. तो अभी जब इस मिस्ट्री को सॉल्व करना है तो उसके लिए कुछ और सबूतों की जरूरत होगी. यहाँ पर जो सुटेबल वर्ड है दैट इज एविडेंस. दिस टर्म रिफर्स टू द इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स दैट हेल्प टू प्रूव और डिसप्रूव समथिंग. इट इज क्रूशियल फॉर सॉल्विंग अ मिस्ट्री और क्राइम. Money, while money might be needed for resources, it is not directly related to solving a mystery in the context of getting information. Money की भी जरूरत होती है लेकिन solving the mystery से ये कहीं relate नहीं करता. Questions, while questions might be asked during an investigation, gathering more questions alone would not help solve the mystery without evidence. Excuses, this term refers to reasons or justifications for something which is not relevant to solving the mystery. Next question पे आ जाते हैं, that is question number 23. Anita is known for her dash kindness and generosity. So Anita is known for her selfish kindness. अब kindness मतलब दयालुता. Okay, ये दया. अब दया और selfish, इन दोनों को, स्वार्थ और दया, ये एक साथ नहीं ऐड किए जा सकते. like kindness कैसी होती है, kindness तो एक अच्छी होती है ना. या काइंडनेस के साथ हम कोई भी नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे. malicious, greedy, ये तीनों नेगेटिव वर्ड्स हैं which should not be used before kindness. यहाँ पर जो काइंडनेस है वो अल्ट्रुइस्टिक काइंडनेस होती है. अल्ट्रुइस्टिक मतलब परोपकार, है ना.
So altruistic, this term means showing a selfless concern or for the well-being of others. It fits perfectly with the idea of kindness and generosity. Selfish, this term means concerned primarily with one's own advantage and does not align with the concept of kindness and generosity. Malicious, this term means having the intent to cause the harm or suffering, which is the opposite of kindness and generosity. Greedy, this term means having an intense and selfish desire for something, usually wealth or possessions, which contrasts the idea of generosity. Now, question number 24. The novel's plot was so dashed that I could not understand it. So, अब नॉवल का प्लॉट किस तरह से रहा होगा? प्रिडिक्टेबल मतलब तो पहले से ही जिसके बारे में बता दिया जाए. ओके, प्रिडिक्टेबल मतलब जिसको आप प्रिडिक्ट कर सकें कि अब क्या होने वाला है. जबकि वो क्या कह रहे हैं कि वो उसको समझ नहीं पाई. अगर आप किसी नॉवल को पढ़कर ये बता पाते हैं कि इसके बाद क्या होने वाला है, इट मीन्स यू आर अंडरस्टैंडिंग दी नॉवल. जबकि वो ये कह रहे हैं कि आप उसको नहीं समझ पाए. इसका मतलब यहाँ जो वर्ड फिल किया जाएगा वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रोडिक्शन होना चाहिए. ओके, ये सूटेबल होना चाहिए इस अंडरस्टैंडिंग के लिए, है ना. तो इस अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉन्ट्रोडिक्शन होना चाहिए क्योंकि आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाए. ओके, सो नॉट अंडरस्टैंडिंग की सूटेबल होना चाहिए. कंफ्यूजिंग, एंगेजिंग, बोरिंग, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज कंफ्यूजिंग. ओके, so confusing, this term means that the plot was difficult to follow or understand, which aligns with the idea of not being able to understand the novel. Predictable, this term means the plot was easy to foresee or anticipate. While it might make the story less interesting, it would not make it difficult to understand. Engaging, this term means that the plot was interesting or captivating, which would typically enhance understanding, not hinder it. जबकि यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वो उसको समझ नहीं पाई, है ना. बोरिंग, दिस टर्म मीन्स अनइंटरेस्टिंग और डल. वेल इट माइट affect engagement. It does not directly imply difficulty in understanding. Okay. Now next is question number 25. The dash rainfall caused flooding in many areas. जो बारिश हो रही है उसने फ्लडिंग कर दी काफी एरियाज में, बाढ़ ला दी. तो किस तरह का रेनफॉल रहा होगा? स्पोरेडिक, consistent, frequent, or heavy. So the correct word should be heavy. Heavy rainfall मतलब बहुत ज़्यादा rainfall. Okay. This term means a large amount of rainfall in short period, which directly relates to causing floods in many areas. Sporadic. This term means occurring in regularly or intermittently. When spotting rainfall might not cause widespread flooding, it does not align with the idea of causing significant flooding. Consistent, this term means occurring steadily or regularly. Consistent rainfall means necessary cause flooding unless it is also heavy. Frequent, this term means happening often. While frequent rainfall could contribute to flooding, it is not as directly indicative of flooding as heavy. Okay. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है fill in the blanks with the correct options. यहाँ पर थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज हो जाती है. यहाँ पर हमारे पास 1 नहीं 2 ब्लैंक्स और हम इन दोनों ब्लैंक्स में उन 2 वर्ड्स को फिल करना है जो कि यहाँ पर लिखे हैं. मतलब मुझको एक ग्रुप इनमें से ऐसा देखना है जो इन दोनों ही ब्लैंक्स में फिल किया जा सके. The dash and dash students received awards. अब किस तरह के स्टूडेंट्स होने चाहिए जिनको अवार्ड मिले? Diligent and hardworking, lazy and uninterested, curious and intelligent, टायर्ड एंड स्लीपी. सो यदि हम देखें तो हमें किस तरह के उनको अवार्ड मिले, मतलब अच्छे स्टूडेंट्स होने चाहिए. तो अगर हम लेजी एंड अनडिस्ट्रक्टेड देखें तो ये करेक्ट वर्ड नहीं होगा. टायर्ड एंड स्लीपी भी करेक्ट वर्ड नहीं होगा. तो या तो वो होंगे डिलीजेंट एंड हार्ड वर्किंग या होंगे क्यूरियस एंड इंटेलिजेंट. क्यूरियस एंड इंटेलिजेंट नहीं, जो कैसे हैं डिलीजेंट एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं उनको अवार्ड मिला है. ओके, सो दिस इज द सुटेबल वर्ड टू बी फिल्ड. While these qualities, curious and intelligent, are positive may lead to academic success, they do not directly imply the same level of effort and dedication as diligent and hardworking. यहाँ जो correct word होगा, जो correct 2 options है, that is diligent and hardworking. Both terms describe students who put in effort and dedication. These qualities are typically recognized with awards, making this option suitable for the context.
Okay, so यहाँ जो करेक्ट वर्ड होगा दैट शुड बी डिलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27. The cat sat on the dash and dash its tail. So cat sat on the chair and wagged its tail. Floor and slept its tail. अब slept its tail का कोई मीनिंग नहीं बट. Window and mewed. अब tail को mew नहीं किया जाता है ना. Couch and purred its tail. Purred का मतलब होता है अपनी tail को जैसे सलाना या फिर हिलाना है ना. तो यहाँ पर जो हम करेक्ट वर्ड यूज कर सकते हैं दैट इज टी. ओके, करेक्ट ऑप्शन. Couch and purred commonly sit. Cats commonly sit on the couches and purr as a sign of contentment. This detail might be mentioned in the context as a part of cats behaving while purring. Chair and wagged. While the cat might sit on chair, it is not typical for a cat to wag its tail. Wag is more commonly associated with dogs. Okay. चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 28. She studied dash and dash to prepare for the exam. So she studied. अब obviously loudly तो कोई स्टडी करेगा नहीं, तो हमको दोनों में ही वर्ड देखना है कि क्या फिल कर सकते हैं. She studied diligently and attentively to prepare for the exam. ये हो सकता है क्योंकि वो प्रिपेयर कर रही है एग्जाम के लिए, तो ऑब्वियसली वो हार्ड वर्क करेगी. Slowly and carelessly ये भी सुटेबल नहीं है. Secretly and cautiously ये भी कोई सीक्रेट करेक्ट वर्ड नहीं है. करेक्ट ऑप्शन से वो क्या है, diligently and attentively. और इसमें तो आई थिंक एक्सप्लेनेशन की भी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत ही सिंपल है. आप समझ ही गए हैं कि diligently और attentively क्यों होना चाहिए. Both terms describe effective and focused study habits. Diligently means working hard and consistently, while attentively means paying close attention, both of which are ideal for preparing for the exam. Okay. Next is question number 29. He reached into his pocket and pulled out a. अब देखिए किसकी बात हो रही है, पॉकेट. उसने पॉकेट में हाथ डाला एंड पुल्ड आउट अ डैश एंड डैश. अब पॉकेट में से कोई व्यक्ति किसी की क्या निकालेगा, बुक एंड पेंसिल. ऑब्वियसली एक पॉकेट में हम लोग बुक को अज्यूम नहीं कर सकते. फोन एंड चार्जर को अज्यूम किया जा सकता है, बट और भी कुछ देख लेते हैं. वॉलेट एंड कीज. अब देखिए फोन तो हम फिर भी देख सकते हैं, लेकिन चार्जर को कहीं ना कहीं एक पॉकेट में रखना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. जो करेक्ट वर्ड होना चाहिए दैट शुड बी वॉलेट एंड. ओके. और एक चोर व्यक्ति, अगर कोई चोर है तो वो चोरी करेगा भी क्या, पैसे की. तो यहाँ पर वॉलेट एंड कीज सुटेबल ऑप्शन होना चाहिए. कॉइन एंड पेपर, नो, ये भी कोई सुटेबल वर्ड नहीं. यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा दैट शुड बी सी. ओके. So wallet and keys. Both items are commonly kept in pockets and fit the context of reaching into a pocket. Okay. Phone and charger. While phone and charging might be in a pocket, a charger is usually carried separately in bag or case. Okay. That is why हम उसको ना लेते हुए wallet and keys को prefer करेंगे. Next question is question number 30. The sun was shining dash and dash in the clear sky. So sun shine करता है. कैसा shine करता है? Brightly shine करता है. तो dimly और hazily तो shine करेगा नहीं. Darkly and mysteriously भी नहीं shine करेगा. Heavily or strongly, no. Only brightly and vividly. So A option is the suitable option for this, for these blanks. And I hope these are very very simple blanks. तो आप इसको easily options के according देख सकते हैं, है ना. अब sun shine कर रहा है, obviously वो dimly और hazily shine नहीं करेगा, और क्योंकि clear sky है. चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर. The dash and dash books on the shelf caught my attention. अब शेल्फ है, शेल्फ पे कुछ ऐसी बुक्स हैं जिन्होंने इस व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लिया या इसके अटेंशन को ड्रॉ किया. अब अटेंशन को ड्रॉ करना मतलब कुछ ना कुछ इसमें ऐसा होना चाहिए इन बुक्स में, जो कुछ ऐसा हो जो एकदम किसी व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर खींचे. अब यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जैसे ओल्ड एंड डस्टी, न्यू एंड कलरफुल, बोरोड एंड ओवरड्यू. अब बोरोड एंड ओवरड्यू, बोरोड मतलब लाई हुई और ओवरड्यू मतलब जिसका अभी पैसे की रुकावट है. तो ऐसी बुक्स को शेल्फ पर देखना इसका कोई सेंस नहीं है, ये कॉन्टेक्चुअली सही नहीं होगा. हार्ड कवर एंड रेयर. अब शेल्फ पर अगर कोई बुक रखी है और उसका कवर हार्ड है, हमको वो दूर से देखकर नहीं पता चलेगा और उसको अटेंशन को क्लिक करना ये भी कोई एक करेक्ट क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए. फिर आ जाता है ओल्ड एंड डस्टी. कोई बुक ओल्ड एंड डस्टी भी अगर है तो बुक अगर ओल्ड एंड डस्टी है तो वो भी किसी के अटेंशन को अपनी ओर नहीं खींचेगी. हालांकि ओल्ड एंड डस्टी भी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ हम जो एकदम जिसने अटेंशन को प्रॉपर अपनी ओर किया हम लोग मार्क करेंगे न्यू एंड कलरफुल. ओल्ड एंड डस्टी भी एक करेक्ट आंसर हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी शेल्फ में बहुत ज्यादा पुरानी किताबें रखी है, वो हमारा ध्यान अपनी ओर खींचती है.
क्योंकि हम शायद कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जो उन पुरानी बुक्स में मिल सकता था, बट क्योंकि यहाँ पर कुछ शेल्फ में ऐसी बुक्स हैं, तो हम ओल्ड एंड डस्टी से बेटर न्यू एंड कलरफुल देखेंगे, क्योंकि वो एक व्यक्ति को अपनी ओर जल्दी से आकर्षित कर सकता है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज न्यू एंड कलरफुल. The complete sentence would be new and colorful books on the shelf caught my attention. These items or these terms imply that the books are recent and visually appealing, making them more likely to catch the attention. Old and dusty, these terms suggest that the books are aged and not well maintained, which might not be as likely to catch someone's attention compared to something vibrant and fresh. Borrowed and overdue, these terms describe the status of the books rather than their visual visual appeal, so they are less relevant to catching the attention. Hardcover and rare, while these terms describe specific characteristics of books, they do not directly indicate why the books would catch attention compared to being visually striking. Now, the next question is question number 32. The dash and dash weather forced the outdoor event to be cancelled. अब किस तरह का वेदर होना चाहिए जो आउटडोर इवेंट को कैंसिल कर सके? सनी एंड वार्म, रेनी एंड विंडी, प्लीजेंट एंड कूल, स्नोई एंड आइसी. अब अगर आप देखेंगे कि जो आउटडोर इवेंट को कैंसिल कर सके वो ऑब्वियसली हार्श वेदर कंडीशन होनी चाहिए, अनप्लीजेंट होनी चाहिए. तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो रेनी एंड विंडी. तब जहाँ पर बहुत तेज बारिश हो रही हो, बहुत तेज हवा चल रही हो, इस तरह का एक वेदर हमेशा आपको फोर्स करेगा कि आउटडोर इवेंट को कैंसिल कर दिया जाए. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी रेनी एंड विंडी. ओके, दीज कंडीशंस आर चैलेंजिंग एंड डिसरप्टिव for the outdoor events, making them likely reasons for cancellation. Okay, pleasant and cool, these weather conditions are generally favorable and comfortable. Sunny and warm, these are also favorable conditions. And snow and icy, snowy आप यूज कर सकते हैं, icy is not actually the correct phrase. So यहाँ जो correct phrase होना चाहिए that is rainy and windy. Okay, and snowy and icy are the same things. The team worked hard dash and dash to complete the project. So the team worked hard together and smoothly, slowly and inefficiently. अब अगर वो कंप्लीट करना चाहते हैं प्रोजेक्ट को और हार्ड वर्क कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इनएफिशिएंटली और स्लोली तो वर्क नहीं करेंगे. इंडिपेंडेंटली सेपरेटली अब टीम वर्क हो रहा है तो इंडिपेंडेंटली और सेपरेटली नहीं हो सकता. डिलीजेंटली एंड एफिशिएंसी, अब एफिशिएंट, ओके, इट इज एफिशिएंटली. ओके, the team worked hard. Now इसमें A and D ऑप्शंस में से जो आंसर आ जाएगा वो diligently हो जाएगा, diligently and efficiently. This term means showing care and consciousness in one's work, which reflects a strong effort. Together and smoothly, while working together and having a smooth process are positive aspects. They do not directly describe the effort and effectiveness of the work. Okay, so work hard together and smoothly to complete the project. Work hard diligently and efficiently. ये हमारा एक करेक्ट वर्ड होना चाहिए, करेक्ट प्लेस होना चाहिए. ओके, क्योंकि यहाँ पर टीम का वर्क दिखा रहे हैं तो हम टुगेदर तो वैसे भी यूज नहीं करेंगे क्योंकि टीम तो खुद ही टुगेदर वर्क कर रही है. ओके, तो टुगेदर यहाँ पर एक सुपरफ्लस हो जाएगा, इसलिए हम टुगेदर एंड स्मूथली का प्रयोग नहीं करेंगे. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34. द फॉरेस्ट इज अ होम टू अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग डैश एंड डैश. अब देखो जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट मतलब जंगल है, वो होम है, घर है बहुत सारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का. वाइल्ड लाइफ मीन्स वाइल्ड एनिमल्स का. ओके, इंक्लूडिंग मतलब कुछ और कैटेगरी जिसमें वाइल्ड एनिमल्स ही इंक्लूडेड है. Rabbits and bears, birds and fish, cats and dogs, cows and buffaloes. अब यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन हो जाना चाहिए वो क्या होना चाहिए? Rabbits and bears. Fish को आप जनरली एक्वेटिक एनिमल्स में काउंट करते हैं. Cats and dogs, these are the domestic animals, and cows and buffaloes are two the domestic animals. Therefore, यहाँ जो करेक्ट and suitable word हो जाएगा that is rabbits and bears. Okay, commonly found in forest environments. Forests provide them habitat and food sources they need to survive. जबकि कैट्स एंड डॉग्स की अगर हम बात करें, कैट्स एंड काउज एंड बफेलोज की बात करें, तो वो आपको पैस्चर्स और ग्रासलैंड्स, दे आर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स. ओके, एंड नॉट नेचुरली फाउंड इन द फॉरेस्ट इन एज अ जनरल रूल. ओके, एंड फिश आर बेसिकली द एक्वेटिक एनिमल्स. नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 35.
He looks dash his younger sister in the dash of his parents. So he looks over, he looks like, he looks for, he looks after. Looks like, अब देखिए, अब ऐसा नहीं कह सकते कि वो अपनी यंगर सिस्टर की तरह दिखता है इन दी फेस ऑफ हिज पेरेंट्स, तो थोड़ा अजीब हो गया। अगर हम कहें ही लुक्स फॉर इन द ग्रैब ऑफ हर पेरेंट्स, ये भी कोई सुटेबल ऑप्शन नहीं है। लुक्स आफ्टर इन द एब्सेंस, ये बिल्कुल ठीक है। लुक्स आफ्टर मीन्स केयर करना, और एब्सेंस मतलब जब उसके पेरेंट्स वहां पर नहीं होते हैं तो वो अपनी छोटी बहन की देखभाल करता है। यहाँ पर डी इज द सुटेबल ऑप्शन। लुक्स आफ्टर मीन्स दिस इज अ फ्रेज व्हिच मीन्स टू टेक केयर ऑफ समवन। Absence, this term refers to the state of being away or not present, which explains why the individual is responsible for the younger sister. Okay, so he looks after his younger sister in the absence of his parents. Next question पे चले जाते हैं, question number 36. The conference featured guest speakers from various fields, including dash and dash. So including, अब यहाँ पर दो वर्ड ऐसे चाहिए जो यहाँ पर आप दोनों में ही, जो इस पूरे सेंटेंस के लिए सुटेबल हो। The conference featured guest speakers, जो कॉन्फ्रेंस है उसमें गेस्ट स्पीकर्स को बुलाया गया फ्रॉम वेरियस फील्ड्स, इंक्लूडिंग, अब कौन कौन सी फील्ड्स हो सकती हैं? टेक्नोलॉजी एंड पॉलिटिक्स, साइंस एंड स्पोर्ट्स, आर्ट एंड हिस्ट्री। अब हो तो इनमें से कोई सी भी फील्ड सकती है, दैट इज वाई हमारा आंसर हो जाएगा डी एंड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा एनी ऑफ द अबव, क्योंकि सारे ही, चाहे कोई सी भी फील्ड हो, सारी ही इनके लिए सुटेबल है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, पॉलिटिक्स हो, साइंस हो, स्पोर्ट्स हो, आर्ट हो, हिस्ट्री हो, तो किसी में से भी गेस्ट स्पीकर्स को बुलाया जा सकता है। तो सारे ऑप्शन यहाँ पर सूटेबल हो जाएंगे, या तो आप ये वाला लिख दीजिए, या तो ये वाला, या तो ये वाला, सारे ही ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 37 में आ जाते हैं फिर से। दे डिसाइडेड टू गो फॉर अ वॉक इन द पार्क डैश एंड डैश, क्विकली एंड नॉइजली। अब जल्दी जल्दी और आवाज करते हुए, तो थोड़ा अजीब सा हो गया भाई, क्यों कोई इस तरह से पार्क में जाना चाहेगा। साइलेंटली एंड स्लोली, क्वाइटली एंड पीसफुली, लाउडली एंड एक्साइटेड। सो जाना चाहते हैं, वॉक करना, तो वॉक करने के साथ लाउडली एक सुटेबल एडवर्ब नहीं। ओके, क्विकली जल्दी से हो सकता है, लेकिन नॉइजली सुटेबल नहीं है। साइलेंटली मतलब वॉक करना चाहते हैं चुपचाप और धीरे, या फिर क्वाइटली एंड पीसफुली। ओके, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन टू बी सेट। ओके, these terms describe calm and serene manner of walking, which fits well with the idea of enjoying a peaceful walk in the park. While silently could fit, slowly does not, again perfectly with the peaceful and serene atmosphere generally associated with a park walk. Next is question number 38. The tunnel was so dash that they became dash. So was so long that they became enthusiastic. The tunnel was so deep that they became curious. Was so dark that they become frightened, crowded that they become isolated. So obviously the correct word should be C. Okay, dark and frightened. This combination fits well because the darkness often leads to fear or apprehension, especially in an enclosed space like a tunnel. Okay, long and enthusiastic नहीं आएगा. Deep and curious, depth may spark the curiosity, but it does not typically lead to fear or apprehension without additional context. Okay. Next is question number 39. Sanjay is dash for his dash in business matters. Now this is very very important. अब संजय क्या है? अब एक एक करके हम ऑप्शन देखते हैं। इसको हम आ जाते हैं सीधे यहीं पर। संजय इज डैश फॉर हिज डैश इन बिजनेस मैटर्स। अब संजय इज, अगर मैं आपसे कहूँ फेमस है, फॉर हिज डैश इन बिजनेस मैटर्स, बट फेमस के साथ साथ जो दूसरा ऑप्शन है वो है इनसिंसियरिटी। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति फेमस है, प्रसिद्ध है, तो किसी अच्छाई के लिए प्रसिद्ध होगा। इनसिंसियरिटी तो एक नेगेटिव वर्ड हो जाता है, तो इसलिए हम इस कॉम्बिनेशन को नहीं लेंगे। While someone could be famous for various reasons, being known for insincerity is generally negative and does not fit well in professional context. Efficient and trading is are the suitable options. Sanjay is efficient for his trading in business matters. Okay, वो efficient है, मतलब काबिल है, किसके लिए काबिल है? ट्रेडिंग करने के लिए business matters में. Okay, this combination describes Sanjay as being skilled and effective in managing his business dealings, particularly in trading. Okay, familiar हो सकता है, dwindling नहीं, dwindling again एक negative phrase को लेकर आता है। well known and lawlessness, again यहाँ पर well known आ रहा है, यहाँ पर lawlessness, ये negative impact लेकर आएगा, इसलिए ये connotation भी हमारा correct नहीं has a negative connotation and does not fit personal, professional, positive context in business. Okay, now question number 40.
The dash and dash of the company are crucial for its success. So the dash, the leadership and innovation of the company, the marketing and strategy of the company, the employees and customers of the company, the products or profits of the company. तो यहाँ पर हो जाता है crucial for its success. तो ये हो जाता है leadership and innovation. Okay. A strong leadership and a focus on innovation are essential for guiding a company and driving it towards success. Okay. Marketing strategy. While important, marketing and strategy are specific aspects of a company's operations rather than overreaching factors crucial for overall success. क्योंकि वो हमसे उन factors के बारे में पूछ रहे हैं that are required or crucial for its success. तो उसके लिए leadership and innovation का आना जरूरी है. Okay. Employees and customers both are important for the company's success, but they are more related to operations and satisfaction rather than foundational aspects that derive success. Products and profits, these are the outcome of company's operations rather than the core factors of crucial for achieving success. Question number 41. The dash concert was cancelled due to dash weather conditions. तो किस तरह का कंसर्ट को कैंसिल किया गया, किस तरह की कंडीशंस की वजह से? आउटडोर कंसर्ट ड्यू टू सनी. अब देखिए आउटडोर कंसर्ट तो ठीक है, लेकिन क्या सनी के वजह से वो कैंसिल होगा? नहीं, ये करेक्ट नहीं होगा. इंडोर फॉर रेन. अब इंडोर अगर कोई कंसर्ट है तो रेन से उसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि बारिश हो जाए कुछ भी हो, इंडोर में अगर कंसर्ट है तो कोई मतलब नहीं बनता. ओपन एयर एंड सीवियर. ओपन एयर मतलब खुली हवा में, है ना, ये खुले मैदान में, और सीवियर मतलब कुछ सीवियर वेदर कंडीशन है. तो आंसर इज सी. म्यूजिकल कंसर्ट. म्यूजिकल कंसर्ट ही म्यूजिक कंसर्ट होता है. एंड फॉगी. और फॉग की वजह से किसी एक वेदर कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है, बट फॉगी इसमें कोई सूटेबल नहीं है. फॉग में हो सकता है कि कैंसिल ना किया जाए. So C is the correct answer. Open air and severe. An open air concert is held outdoors, and severe weather conditions such as heavy rain or strong storms can make it unsafe or impractical for to hold the event. Okay. Next is question number 42. To become a skilled pianist, one must practice dash and develop dash technique. So पहली बात तो practice कैसी करनी चाहिए? Regularly करनी चाहिए और excellent technique को लेना चाहिए. यहाँ पर आंसर हो जाएगा diligently and proficient. Okay. So it should be diligently and proficient. Okay. So this term means to work with care and persistence, which is essential for mastering a skill in the playing the piano. Okay. Regularly, while regular practice is important, excellent technique is more advanced tool than is typically developed initially. Okay. चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं क्या होना चाहिए. इट शुड बी मील एंड फ्रेश. द शेफ प्रिपेयर्ड अ डिलीशियस मील यूजिंग फ्रेश इंग्रेडिएंट्स. Meal fresh. This combination fits well. Meal can be made delicious with the use of fresh ingredients, which often enhance the flavor and quality of food. Dish and exotic. While a dish can be described as exotic, this combination is less commonly used to describe the general cooking context compared to meal and fresh. Exotic means unusual or interesting because it comes from a different country or culture. Okay. So, the different country और culture से आता है. हालांकि हम इसमें जो suitable word use कर सकते हैं, exotic का यहाँ पर कोई meaning नहीं होता है. यहाँ पर हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई उन्होंने meal को अच्छा बनाया, कुछ अच्छे fresh ingredients का प्रयोग कर. Okay. Next पर आ जाते हैं. Question number 44. The detective carefully examined the dash and collected dash evidence. So, detective carefully examined the scene and collected the vital. Vital means important evidence. Examined the suspect and concrete. Suspect को examine कोई नहीं करेंगे. Detective है तो वो सीधे किसको करेगा? जगह को, जो scene है उसको करेगा. Witness and circumstantial. So, circumstantial evidence नहीं suitable है. Clue and valuable. यहाँ जो suitable word है that is a scene and vital. Scene and vital. Examining the crime scene and collecting vital evidence are key steps in investigation. Vital evidence is crucial and essential for solving the case. Suspect and concrete. While examining a suspect is a part of investigation, concrete evidence is typically collected from the scene, not from the suspect directly. Witness, circumstantial. Witness provide testimony and circumstantial evidence is indirect. This combination does not fit well with the idea of examining and collecting the evidence. Clue and valuable. Although the clues can be valuable, scene is most directly related to the process of examining and collecting evidence. Valuable is less specific than vital in terms of importance of the evidence.
Next is question number 45. The dash project requires a dash budget to succeed. So the ambitious project requires a substantial budget to succeed. The small scale project requires a minimal budget to succeed. The innovative project requires a modest budget to succeed, or complex limited. अब अगर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है तो लिमिटेड बजट से काम नहीं चलेगा, ये सुटेबल नहीं है. स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट है तो मिनिमल बजट से काम चल जाए. अब देखिए स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट भले ही है, लेकिन हमको बजट का इसमें आइडिया नहीं है वेदर की मिनिमल बजट चाहिए कि कैसा चाहिए, बट हाँ रिक्वायर्स हम इसमें मिनिमल बजट का प्रयोग कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पर एक और कॉम्बिनेशन है जो सुटेबल है, दैट इज एम्बिशियस एंड सब्सटेंशियल. एम्बिशियस मतलब एक बहुत ही अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट है जो चैलेंजिंग है, उसमें सब्सटेंशियल मतलब एक सिग्निफिकेंट बजट की रिक्वायरमेंट है. तो इसमें दोनों ही कॉम्बिनेशन सूटेबल. लेकिन हम प्रेफरेंस तो एक को ही दे सकते हैं, तो चलिए हम प्रेफरेंस किसको देते हैं, हम इसको प्रेफरेंस देंगे ए को. Ambitious and substantial. An ambitious project is one that is large in scope or challenging and is typically requires a substantial or significant budget to cover its needs and ensure its success. क्योंकि वो ensure करता है सक्सेस को. ओके, आपको सक्सेस चाहिए. A small scale project might indeed need a minimal budget, but this does not fit the context of the project requiring a significant resources. हमें यहाँ पर सक्सेस को भी इंश्योर करना है, एक पॉजिटिविटी की तरफ चलेंगे और एम्बिशियस के साथ साथ सब्सटेंशियल वर्ड का प्रयोग करेंगे. तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 46. शी इज नोन फॉर हर डैश पर्सनैलिटी एंड डैश सेंस ऑफ ह्यूमर. सो इंट्रोवर्टेड मतलब सिर्फ अपने आप से बात करने में. सेंस ऑफ ह्यूमर कोई अगर एक्सट्रोवर्ट हो तो उसके अंदर होता है. ड्राई सेंस ऑफ ह्यूमर, एक्सट्रोवर्टेड एंड विटी. एक्सट्रोवर्टेड मतलब एक तरह से सबसे बात करने वाली, सबसे बातें करने वाली. एंड डैश सेंस ऑफ ह्यूमर, और किस तरह का सेंस ऑफ ह्यूमर, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना एकदम बिल्कुल विटी, जैसे एकदम कुछ भी जो चाहे वो बोल दे, है ना. और रिजर्व पर्सनालिटी तो चेयर सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं हो सकता. क्वाइट एंड सरकास्टिक नहीं. यहाँ पर ए या बी ऑप्शन में से होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज एक्सट्रोवर्टेड एंड विटी. This term describes someone who is outgoing or sociable, which complements the idea of lively personality. Okay. Witty, this term describes a sharp and clever sense of humor, which aligns well with a lively and engaging personality. Okay, introverted and dry. An introverted personality is typically reserved, and a dry sense of humor can be more subdued or less expressive. अब अगर मैं आपसे कहूँ कि dry sense of humor, तो ये थोड़ा सा unpleasant words को एक साथ रखना हो गया. Okay, next is question number 47. The company decided to dash its employees' salaries to dash morale. तो देखिए अगर वो रिड्यूस करते हैं तो इम्प्रूव नहीं कर सकते मोरल को, है ना. अगर वो विदहोल्ड करते हैं सैलरी को तो भी मोरल को इम्प्रूव नहीं किया जा सकता. कट लोअर द मोरल तो कंपनी कभी नहीं चाहेगी कि उनके एम्प्लॉयज का मोरल डाउन. तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो इंक्रीज करती है एम्प्लॉयज की सैलरी ताकि जो वो जितने भी एम्प्लॉयज है वो और ज्यादा मोटिवेट हो सके. तो आंसर हो जाएगा आपका ए, दैट इज इंक्रीज एंड बूस्ट. Increase and boost. Increasing salaries is a common way to improve employees' morale by providing financial recognition and motivation. Boost fits well with the idea of enhancing or raising morale. Next is question number 48. In order to dash the project on time, we need to dash our efforts. So in order to finish the project on time, we need to double our efforts. In order to complete, that is quadruple. Quadruple is not suitable word over here. Delay, reduce, expedition or intensify. यहाँ जो correct answer हो जाएगा that is A, finish and double. So finish and double to complete the project on time often requires increasing efforts, and double suggests a significant decrease which aligns with the need to meet a deadline. Quadruple efforts might be more than doubling. Quadruple means 4 times. Okay, तो वो कुछ ज्यादा ही ना हो जाए, इसलिए हम सिर्फ इतना काम रख सकते हैं जितना एक व्यक्ति कर भी सकता है अपनी कैपेसिटी में रहते हुए. डिले रिड्यूस, डिलेइंग अ प्रोजेक्ट, रिड्यूसिंग एफर्ट्स, काउंटर प्रोडक्टिव टू कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट ऑन टाइम. ओके, वो नेगेटिवली इफेक्ट करेंगे. एक्सपीडिशन एंड इंटेंसिफाई. एक्सपीडिशन इज नॉट द करेक्ट नाउन. इन द कंटेक्स्ट ऑफ करेक्ट टर्म वुड बी एक्सपीडाइट, एंड इंटेंसिफाई इज नॉट टिपिकली यूज्ड विद एक्सपीडिशन. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 49. The teacher provided dash feedback to help the student his performance. तो किस तरह का फीडबैक देंगी? कंस्ट्रक्टिव और एनहांस, वो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को एनहांस बढ़ाना चाहती है. नेगेटिव और डिग्रेड, इररिलेवेंट, मेंटेन.
क्रिटिकल लोअर। सो ऑब्वियसली वो कैसा करना चाहती हैं, उस अपने स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को बेहतर करना चाहती हैं। दैट इज व्हाई ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, designed to helpful and supportive, aiming to improve or enhance the student's performance. Okay. Now the last question is question number 50. To pass the exam, you must demonstrate dash knowledge and dash understanding of the subject. So, किस तरह की knowledge होनी चाहिए? Superficial knowledge and deep understanding of the subject, basic knowledge and advanced, comprehensive knowledge and thorough. So यहाँ जो correct उस words हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? Comprehensive and thorough. To pass the exam को crack करने के लिए you must demonstrate comprehensive knowledge and thorough understanding of the subject. So the correct answer should be C. Okay, comprehensive and thorough, these terms indicate a complete and detailed understanding of the subject. Comprehensive refers to covering all aspects, and thorough suggests depth and attention to detail, both of which are important for passing the exam. Okay, so ये हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं जो हमने अभी तक पढ़े हैं. सुपरफिशियल एंड डीप नहीं होगा. सुपरफिशियल नॉलेज इज ओनली सरफेस लेवल एंड नॉट सफिशिएंट फॉर पासिंग एन एग्जाम. ओके, सो ये सारे क्वेश्चंस जो फिल इन द ब्लैंक्स पे बेस्ड हैं वो हमने पढ़े हैं. आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे. नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स को ही कवर करेंगे, बट दे विल बी बेस्ड ऑन ग्रामर. ओके, ग्रामर कंसेप्ट्स. सो उनको हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में. अगर आप भी उन कंसेप्ट्स को पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ. जब तक के लिए थैंक्स टू यू.